रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में भारत सरकार भारतीयों को मिशन गंगा के तहत वापस लाने का कार्य कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से विद्यार्थी वापस आ रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन से पंजाब लौटी एक छात्रा ने एएनबी न्यूज के साथ अपने अनुभव साझा किए। आज 14वां दिन है। अभी भी रूस द्वारा यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। इस बीच यूक्रेन से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया हुआ है। इस ऑपरेशन गंगा के तहत अभी तक 19,000 से ज्यादा छात्रों को वहां से निकाला जा चुका है। ऐसी ही एक छात्रा जो कि यूक्रेन से लौटी हैं, हल्का अमलोह से, जो कि पंजाब के जिला श्री फतेहगढ़ साहिब के अंतर्गत आता है, उनसे बातचीत करने के लिए आज हम खुद यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले उनका नाम जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल यूक्रेन में किस तरह के हालात बने हुए हैं और किन हालातों के बीच ये छात्रा वहां से निकल कर आई है। सबसे पहले स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आपका नाम हम जानना चाहेंगे और यूक्रेन में कब से आप हैं, वहां किस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रही थी, सारी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति लुटावा है। मैं अमलोह जिला फतेहगढ़ साहिब से बिलोंग करती हूँ। मैं 2019 में गई थी यूक्रेन में खार्किव शहर में, और मैं वहाँ पे एमबीबीएस की स्टडी कर रही हूँ, और ये मेरा 3rd ईयर का 2nd सेमेस्टर था। बिल्कुल। श्रुति, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन हालातों से आप वहां से निकली हैं और वहां से निकलने के लिए आपकी कितनी मदद भारत सरकार और पंजाब सरकार ने की। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि 23 फरवरी की रात को कुछ ऐसा नहीं था, सब हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। 24 की सुबह अचानक 4 बजे बॉम्ब ब्लास्टिंग की आवाज़ें आने लगी, और मेरे को घर से कॉल आई मेरे मम्मा की कि हमें यहाँ पे न्यूज़ दिखाई जा रही है कि यहाँ बम्बार्डिंग हो रही है, तुम बाहर जाके एक बार चेक करो कि ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे, कि हमें बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है यहाँ पे। तो मैंने चेक किया, मेरे ग्रुप्स चेक किए, उसमें सब में यही आ रहा था कि यहाँ पे बम्बार्डिंग शुरू हो चुकी है। तो फिर मेरे दोस्त आए मेरे घर पे, उन लोगों ने हमारे सामान शिफ्ट करने में हेल्प करी, और हम सभी एक ही जगह हुए, एक जगह शिफ्ट हुए। तो हमारे जो एजेंट हैं हरदीप सिंह जी, उन्होंने हमें कहा कि आप लोग किसी ऐसी जगह में छुप जाओ जो कि या अंडरग्राउंड जैसे मेट्रो स्टेशन हुए, या फिर आप अंडरग्राउंड फ्लोर्स पे छुप जाओ, क्योंकि ये बॉम्ब ब्लास्टिंग कभी भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। तो हम लोग दोपहर के 3 बजे तक हम मेट्रो स्टेशन चले गए, क्योंकि वहाँ पे सायरन बजने लग गया। वहाँ हमें सायरन से पता चलता था कि अलर्ट्स आते थे। अगर सिंगल सायरन है मींस कि अलर्ट है आपके लिए कि आप जा सकते हैं। अगर 2 सायरन है मतलब कि नज़दीक आ सकता है खतरा, आप फिर भी भागना चाहे तो भाग लो। अगर 3rd है मींस कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब है कि आप भागो मत, जहाँ पे हो उसी जगह पे अंडरग्राउंड छुपो कि बाहर खतरा है या बॉम्बार्डिंग होने वाली है जस्ट उससे पहले। तो ये बात हमें बोली गई, और हम लोग फिर मेट्रो स्टेशन पहले ही भागे, और लगभग 24 तारीख की सुबह से 28 की शाम तक हम मेट्रो स्टेशन पे ही सोए। उस टाइम पे हमें कोई खाना नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, और वहाँ कर्फ्यू लगने शुरू हो गए शाम के 4 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो हम जो भी खाना लाते सुबह 6 से 8 के बीच में लाते, उसके बाद हम मेट्रो स्टेशन में ही होते थे। तो श्रुति, जब तक आप मेट्रो स्टेशन में छुप के रहे तो वहां पर आपके साथ और कितने छात्र थे और क्या भारतीयों के अलावा किसी और देश के छात्र भी वहां पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, हमारे इंडिया के छात्रों के अलावा भी बहुत से थे, वहाँ के लोकल पीपल भी बहुत थे। वो थे अरेबिक लोग थे, नाइजीरियन थे, हर तरह के लोग वहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने शेल्टर लिया हुआ था मेट्रो स्टेशन। तो फिर उस मेट्रो स्टेशन से किस तरीके से निकलना हुआ? क्या इंडियन एम्बेसी से आप लोगों की बातचीत हुई? कैसे आप लोग बॉर्डर तक पहुंचे? कौन से बॉर्डर से आपको भारत लाया गया? मैंने आने से पहले सारी जानकारी ली। मैंने हंगरी बॉर्डर पे कॉल करी, मिस्टर अंकुर नाम के वहाँ पे उस टाइम पे ड्यूटी पे थे। तो मैंने उनसे कॉल करी और पूछा कि मैं बॉर्डर तक कैसे पहुँचूँ। निकलना तो मेरे को अपने रिस्क पे ही था, बट मैंने उनसे एक बार सिक्योरिटी के लिए पूछा कि मेरे को स्टेशंस बता दो कि मैं कहाँ कहाँ से हंगरी पहुँच सकती हूँ। तो उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की वहाँ पे, और मैं फिर रात को टनल्स के बीच में से निकली मेट्रो स्टेशन के, और वहाँ पे वायरिंग्स भी हैं, सब वो ध्यान से देखना पड़ता है। और जो उसकी पटरी है, एक साइड पे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी और एक साइड पे नहीं थी, तो वहाँ से भी ध्यान से मुझे निकलना पड़ा। और वो सब चीज़ें मैंने टनल से 4-5 किलोमीटर हम चल के गए। उसके बाद फिर हमने ट्रेन ली, यूक्रेन के एक शहर है लिवीव नाम का शहर, वहाँ तक हमने ट्रेन ली। उसके बाद भी हमने 3 ट्रेन और क्रॉस मतलब ली हंगरी बॉर्डर पहुँचने के लिए, और उसके बाद फिर हमारे इंडियन एम्बेसी थी, उन्होंने बहुत हेल्प करी वहाँ पे। खार्किव की अभी जो तस्वीरें हैं वो बहुत डरावनी हैं, क्योंकि वो शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। आपने जो आखिरी तस्वीर खार्किव की देखी थी वो किस तरह की थी? मैंने देखी थी आखिरी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की, जो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और बच्चे की डेथ हुई थी कर्नाटका के। तो उस बिल्डिंग की मैंने वीडियोस जो देखी वो मैंने आखिरी देखी। उसके बाद मेरे को डर लगने लगा, तो मैंने कहा कि अगर रिस्क लेना है तो अब लेना ही है, निकल सकते हैं हम। तो मैंने टनल से रास्ता चूज़ किया।
अब जो बच्चे वहाँ से आए हैं, यूक्रेन से जो एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़कर आए हैं, उनके सामने बड़ी समस्या ये है कि अब वो अपनी पढ़ाई को किस तरीके से जारी रखेंगे। तो उसको लेकर भविष्य के लिए अभी से कोई आप लोगों ने प्लानिंग बनाई है या फिर भारत सरकार की तरफ से कोई छूट या रियायत दी जा रही हो? हमें अभी तक ये न्यूज़ आ रही है कि भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि हमारी जो थोड़े टाइम की आगे स्टडी है, वो लोग इंडिया में ही करवाएँ। बाकी मुझे यूनिवर्सिटी से भी ये बोला जा रहा है कि 15 तक आपकी वेकेशंस हैं, उसके बाद हम शायद ऑनलाइन आपकी करवा सकते हैं क्लासेस अभी के लिए, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती। ठीक है, आप हंगरी बॉर्डर पर पहुँची, उसके बाद इंडियन एम्बेसी के द्वारा आपको भारत तक लाया गया, उसके लिए किसी तरह की कोई चार्ज वगैरह? बिल्कुल, 1 रुपया भी किसी ने नहीं लिया। मैं बॉर्डर से जो भी मेरी मनी मैं इवन कि खारकिव से जो निकली थी, जो बॉर्डर पे स्टैम्प्स लगी थी, किसी ने कोई चार्ज नहीं किया। वैसे वीज़ा लेना बहुत मुश्किल होता है, आपको जैसे पता है, हमें पैसे भी देने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ़ एंट्री स्टैम्प लगाई और वहीं से निकल गए हम। अच्छा श्रुति, ये स्थिति बहुत दिनों से खराब थी, काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही थी कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो सकता है। तो ऐसे में कई इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने 1 महीने पहले से ही वीज़ा लगाना शुरू कर दिया था और उन्हें उसके लिए डबल पैसे देने पड़ रहे थे। तो क्या आपने पहले कोशिश की थी भारत आने की? एक्चुअली मेरा है 3rd ईयर और उसमें हमारा एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है क्रॉक। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी की डीन है उसने ये बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। 2014 में भी यही चीज़ हुई थी और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो उन्होंने हमें रोक रखा था क्योंकि हमारा इम्पोर्टेंट ईयर था ये। हम उसकी वजह से ना हम चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि हम घर जाएँ क्योंकि यहाँ पे बहुत टेंस थे सब, और या फिर हम अपनी स्टडी को देखें। तो फिर हमने कोई चांस नहीं लिया उसके आने पहले का। श्रुति, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पर और कितने इंडियन स्टूडेंट थे और क्या वो सब इंडिया वापस आ चुके हैं, अभी भी वहाँ फँसे हुए हैं? मेरी खुद सिटी में और मेरी यूनिवर्सिटी में 2000 प्लस बच्चे हैं और ऑलमोस्ट सभी इंडिया आ चुके हैं। उन लोगों ने वहाँ जो हमारे एजेंट हैं, मैंने जैसे कि पहले बताया, करण संधू जी हैं, हरदीप सिंह जी हैं, इन्होंने इतनी ज़्यादा हेल्प करी और ये सब बच्चों को इवैक्यूएट करके उसके बाद अपना गए हैं, निकले हैं और जर्मनी की तरफ और यूक्रेन की और सिटीज़ की तरफ। और जितने दिन आप मेट्रो में छुप कर रही, आपने भी बताया कि 4-5 दिन का वक़्त आपको वहाँ गुज़ारना पड़ा। खाने-पीने की कितनी वहाँ पर प्रॉब्लम आप लोगों को फ़ेस करनी पड़ी? क्योंकि कुछ ही टाइम के लिए आप निकल सकते थे, तो कितना खाना स्टोर था? उस समय क्या जो वहाँ के लोकल थे, उन्होंने किसी तरह की हेल्प की? वहाँ पे स्टोर्स बिल्कुल बंद हो गए थे, सारे बंद कर दिए। जो सुपरमार्केट्स खुले थे, अब सबको सामान लेना तो लाइन बहुत लंबी लग जाती थी और इतना टाइम हमारे पास नहीं था। तो जो घर पे हमारे पास थोड़ा बहुत सामान था, हम उसी से बनाते थे और आते-आते रास्ते में बमबारी भी शुरू हो जाती थी। तो फिर हमें उसी टाइम भागना पड़ता था उस जगह से कि हमें जान बचानी है, खाना बाद में खा लेंगे। तो कई बार तो खाना घर पे भी बना-बनाया रह जाता था कि हमें अपनी जान बचानी है इस टाइम। बिल्कुल, अभी भी ये कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आ रही हैं कि इंडिया का फ्लैग दिखाकर पाकिस्तान या नाइजीरिया दूसरी कंट्री के लोग निकल रहे हैं। आपने भी कुछ ऐसा देखा है वहाँ पर? हाँ जी, ज़रूर। हमें खुद हमारे फ़ोन्स पे इन्होंने पहले बोला कि आप लोग हिंदुस्तान का झंडा लगाओ, और क्योंकि किसी और कंट्री के संबंध अच्छे नहीं हैं रूस के साथ और मोदी जी ने जैसे बात भी करी है कि इंडियंस को कुछ नहीं हो सका, तो वो अपने आप को बचाने के लिए इंडिया का झंडा भी यूज़ करते थे। बिल्कुल, श्रुति, ये भी कहा जा रहा है कि जो अब ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है बच्चों को वहां से निकालने के लिए, ये पहले शुरू कर देना चाहिए था। आपको भी ऐसा लगता है? जी, बिल्कुल, ये पहले जैसे कि हमें पता है कि कई कंट्रीज़ ने पहले ही अलार्म दे दिया था अपने स्टूडेंट्स को कि आप वापस आ जाइए। हमारी एम्बेसी ने उस टाइम पे हमें ये बोला कि जिनका एसेंशियल नहीं है, एडवाइज़री में ये लिखा गया था कि जिनका एसेंशियल नहीं है वो आ सकते हैं, और हमें तब एसेंशियल था बिकॉज़ हमारा इम्पोर्टेंट ईयर था। तो फिर अगर उससे पहले ये बोल देते कि सभी बच्चों को इंडिया पहुँचना ही पहुँचना है जैसे-तैसे करके, तो ऑलरेडी मतलब हम आते ही फिर तो। बिल्कुल। और कर्नाटक के एक छात्र जिनकी डेथ हो गई है वहां पर, क्या आप उन्हें जानती थी? नहीं, मैं उनको ऐसे नहीं जानती थी, बट मेरे को पता था कि वो मेरे सीनियर हैं और मैंने उनके बारे में बहुत सुना है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं और वो बिल्कुल किसी से बात नहीं करते। उनकी जो डेथ हुई है वो फायरिंग के दौरान हुई है, और फायर रशिया के किसी सोल्जर ने नहीं, यूक्रेन के किसी सोल्जर ने किया। बिल्कुल। और ये भी बात सामने आई थी कि बच्चे ज्यादा खार्किव और कीव में फंसे हुए थे, हाँ। लेकिन सुमी से और अलग अलग जगहों से छात्रों को निकाला जा रहा था। कितने ऐसे इंडियंस हैं जो एक तरफ ज्यादा रहते हैं? मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो हैं वो कीव, खार्किव और सूमी, इन जगह में ही रहते हैं, और सूमी वाले बच्चों का बहुत बुरा हाल है इस टाइम पे। वो निकल ही नहीं पा रहे हैं किसी तरीके से। हम तो जैसे-तैसे करके निकल गए रिस्क लेके। उनकी मैंने वीडियोज़ भी देखी, उन लोगों ने ये बात बोली कि हमारी ये आखिरी वीडियो है, हमें नहीं पता हम अपने घर पहुँच पाएँगे या नहीं पहुँच पाएँगे। तो उनकी अगर हेल्प हो जाए, हम अपने घर ईज़ी सेफ़ली पहुँच गए हैं, अगर उनकी हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छा होगा।
बिल्कुल, आपका आखिरी मैसेज क्या रहेगा? क्योंकि आप सही सलामत वापस आई हैं, तो ऐसे में आप क्या भारत सरकार और पंजाब सरकार को धन्यवाद कहना चाहेंगी? जी ज़रूर, मैं धन्यवाद उनको बोलना चाहूँगी क्योंकि जिस हिसाब से हमारी वहाँ कंडीशन थी, हम सेफ़ली अपने घर पहुँचे, अपने परिवार के पास पहुँचे और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितना दुःख वहाँ के बच्चों ने देखा है, वो इंडिया के बच्चों को कभी भी ना देखना पड़े। उन उसका 1/4 भी ना देखना पड़े, मैं ये बोलूँगी बस। और थैंक यू सो मच, आपने हर स्टेप पे हमारी इतनी मदद करी और मैं ये भी चाहूँगी कि आप आगे भी हमारी ऐसी मदद करो। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ श्रुति, जो कि यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और अब ये अपने स्वदेश सही सलामत लौट आई हैं। इन्होंने भारत सरकार का भी धन्यवाद अदा किया है और हम भी यही चाहेंगे कि जो बचे हुए भारतीय हैं इस समय यूक्रेन में, उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। जो स्थिति इस समय यूक्रेन में बनी हुई है, वो भारतीयों को किसी तरीके से इफेक्ट ना करे, ये समझना और ये जानना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं पल्लवी राजपूत, एएनबी न्यूज।